जय भीम नव बुद्ध साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में हम आपको कुछ नई बातें बताने की कोशिश करते ही है। ऐसे कुछ थोड़ा सा और कुछ नई जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, जैसे कि महाराष्ट्र में हम आते हैं तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा लेनियों का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो इस लेनियों में अनगिनत शिलालेखों की भी जानकारी हमें हासिल होती है। तो ये जो शिलालेख है, ये सारे शिलालेख सबसे अहम और महत्वपूर्ण भूमिका बजाते हैं उस समय की, जिस समय इस लेनियों में इस शिलालेखों की निर्मित की गई है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र का उस समय का जो समय है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के उस समय की जो कालखंड आता है उसके, या कि उस समय का जो लोगों का रहन सहन हो, लोगों का व्यापार कौन सा था, ये सारी जानकारी हमें इसमें मिलती है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरीके से ये सारी बातें होती। तो मैं जुन्नर के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको जहाँ के हम शिलालेख की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। लगभग दोस्तों 2300 साल पुराने की बात करते हैं हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 2300 साल पुरानी बात करते हैं, क्योंकि लोगों को ये पता चले। भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद भगवान बुद्ध के जो भिक्षु संघ थे, उन्होंने बुद्ध के धम्म की विचारधारा जन जन में बांटने की कोशिश की, और ये बात लोगों तक इतनी फैलाई कि लोग उसका आचरण करने लगे। इतनी अच्छी विचारधाराएं थी जो दुखों से मुक्त करने वाली संकल्पना आज से किसी ने तो बताया ही नहीं है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण थी, लोगों को ये अच्छी लगी, लोगों ने आचरण करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही आचरण करना स्टार्ट कर दिया तो उनके अंदर बदलाव देखने को मिला। एक दूसरे के प्रति मैत्री भावना जागृत होने लगी, दूसरों के प्रति करुणा की निर्मित हो गई। तो ये सब सारी बातें आगे आगे डेवलप होती गई और लोग दुखों से मुक्त होने की प्रक्रिया में शामिल होने लगे। तो उस आधार पर ये भिक्षु संघ क्या करते थे, घर घर में जाकर लोगों को ये सारी बातें बता रहे थे। ऐसे में महाराष्ट्र में हम आते हैं तो महाराष्ट्र में जुन्नर जो एरिया है, ये जुन्नर जिस जगह पे है, उस जुन्नर को उस समय का बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र माना जाता था। जो जुन्नर से आगे निकल कर जाकर फिर तेर नाम का बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र आता है। तो इसमें से ये जुन्नर व्यापारी केंद्र था। इस जुन्नर में बहुत बड़े व्यापारियों की संख्या थी, और इसी आधार पर इस जगह पर बहुत बड़ी संख्याओं में लेनियों की निर्मित हुई। तो ये सातवान काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। और सातवान के बाद, मतलब सातवान के जो पहले ईसा पूर्व की ब्रांच, जैसे हम कह सकते हैं कि ईसा पूर्व के पहले लोग और ईसा के बाद के लोग, यानी कि लगभग ये दो पार्ट में बटे हैं। ईसा पूर्व और ईसा के बाद ऐसे दो पार्ट में बटे हैं। तो लगभग 250 साल पहले, 250 साल बाद में इस तरह का इनका कैलकुलेशन आएगा। तो लगभग हम देखने जाएंगे तो 215 साल पहले और 215 साल बाद ऐसा हम लेने की कोशिश करेंगे तो भी हम ये सोच सकते हैं कि 230 में सातवान खुद को स्वतंत्र राजा घोषित किया। उसके बाद सातवानों ने अपना राज्य आधिपत्य राज्य पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे दक्षिण पथ पर पहुंचाया। उसके बाद पहली शताब्दी में जो सम्राट देवपुत्र कनिष्क है, तो कनिष्क के मांडलिक महाक्षत्रप थे। तो महाक्षत्रपों की नहपान नाम का जो महाक्षत्रप है, इनका राजधानी हुआ करती थी ये जुन्नर। इसके पहले सातवानों की भी थी, उसके बाद क्षत्रप की हो गए, उसके बाद में फिर सातवानों की हो गई। तो ऐसा इस तरीके से बदलाव होता है, क्योंकि ये हम कह सकते कि पॉलिटिक्स है, यानी कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि सत्ता का कारण होता है और इसके आधार पर। लेकिन दोनों भी बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे। तो उन्होंने पूरे जुन्नर एरिया में ये लेनियों का निर्माण किया। तो जुन्नर का हमें जो फर्स्ट सेंचुरी में जो टॉलमी नाम का राइटर हमें देखने को मिलता है, तो उन्होंने इस एरिया को ओमन नगर कहा है, और इसका जो अधिपति है उसको नंबनस कहा है। तो जैसे कि ओमन नगर यानी कि आज का जुन्नर, और उसका जो अधिपति जिसे कहा है, यानी कि जो जिसके होल्ड में ये है, तो उसको नहपान कहा है, नंबनस कहा है तो उसको नहपान माना जाता है। तो यहाँ पर इतनी सारी बातें हमें देखने को मिलती है। तो जुन्नर को बाद में जीर्णनगर, जुन्नेह, जिन्नेह बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं। तो ये अलग अलग, जैसे कि रशियन प्रवासी निकेतन है, ब्रिटिश लोग हैं, उसके बाद बहुत बड़ी मुस्लिम ट्रैवलर भी है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने इसके अलग अलग नाम से भी जाना गया है। लेकिन ओमन नगर के बाद मिन नगर भी इसका नाम आता है। तो मिन नदी के आधार पर बहुत सारे नाम भी इससे जुड़े हुए हैं। तो ये सारी बातें हम देखने की कोशिश करेंगे ताकि हमें भी पता चले कि वाकई में सच्चाई क्या है।
अभी मैं जस्ट मानमुड़ी टेकड़ी जिसे कहा जाता है, इसका एंशिएंट नेम है मानमुकुड़ कहा जाता है। तो मानमुकुड़ केव्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। मानमुकुड़ केव्स पर अंबांबिका नाम का एक गढ़ है, भीमाशंकर नाम का एक गढ़ है और भूतलिनी जिसे कहा जाता है उस नाम से 3 गढ़ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आज हम जो शिलालेख देखते हैं वो अंबिका नाम के लेनी के पास है। तो चलिए हम देखने की कोशिश करें ताकि हमें भी पता चले ताकि कैसे किस तरीके से बना है। तो मैं जब शिलालेख लिखने की कोशिश करता हूँ, आप ये जो है ये सातवान कालीन धम्मलिपि है। सातवान कालीन धम्मलिपि होने के वजह से बहुत सारी जानकारी हमें यहाँ पर मिल सकती है दोस्तों, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं थोड़ा आपको सही से समझ में आए इसके लिए नीचे डाउन में लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये सही से समझे, क्योंकि थोड़ा सा लाइट यहाँ पर आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो ये हमारी सातवान कालीन धम्मलिपि है जिससे हमें यहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर सामने मैंने कुछ शिलालेख लिखा हुआ है। तो ये सातवान धम्मलिपि में है। अभी सातवान काल के धम्मलिपि अशोका के बाद में आती है, अशोका के बाद में थोड़ा सा इसको डिफरेंस आता है। लेकिन ये जब देखते हैं हम ये इसको पढ़ने जाएंगे तो 1st से 2nd सेंचुरी के बीच में इस तरीके की लिपि देखने को मिलता है। लगभग थोड़ा सा चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन भ को देखिए थोड़ा सा चेंजेस है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने जाएंगे। तो पहला इसको हम लिप्यांतर करते हैं, यानी कि इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो वर्ड है, इस पहले वर्ड को भ को काना है यानी कि भा हो गया। दूसरा र को उकार है, उसके बाद क है, उसके बाद छ है, उसके बाद क है, क को काना है, उसके बाद न है, उसके बाद ये ल है, ल को अनुस्वार है, क को उकार है, ये डी है, ये य को काना है, न को अनुस्वार है, उसके बाद भ को काना है, त को दूसरा उकार है यहाँ पर देखने को मिलता है क्योंकि पहले ही ये है, थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, बाद में न है। उसके बाद जो लेख था उस लेख में थोड़ा सा इनका अपने पिताजी का नाम डालना भूल गए, तो उन्होंने भी बीच में इसे थोड़ा सा ही लाइन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला लाइन अ है, उसके बाद स है, फिर स है, म है, स है, उसके बाद पुतान, उसके बाद आगे जो लाइन है वो है बुधमितस, उसके बाद यहाँ पे इसको उकार है, बुधमितस के बाद बुध रखितस च विगम देय धम्म। अभी ये नॉर्मल कॉमन वर्ड है, आपको भी समझ में आएगा किस तरीके से लिखा हुआ है मैंने। अभी आपको एक समझ में आएगा कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण आपको वर्ड समझने की कोशिश करते हो किस तरह से वर्ड है। तो पहला वर्ड है भारू कच्चा काना, उसके बाद दूसरा है लंकुड़ी याना, तीसरा है भातुना। तो आपको सीधी आसानी भाषा में अगर समझाने की कोशिश करूँ तो एकदम आसानी भाषा में हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये वर्ड हमें देखने की कोशिश करेंगे वर्ड किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से नहीं। तो ये जस्ट डिकोड किया गया, इसको लिप्यांतर ही कहा जा सकता है, इसको भाषांतर कहा नहीं जाता है। तो आओ इसका भाषांतर तुरंत करते हैं ताकि आपको भी ये समझ में आए। तो जैसे कि पहला वर्ड है, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ, पहला वर्ड है भारू कच्चकाना, भारू कच्चकाना है, दूसरा है लंकुड़े याना, तीसरा है भातुना। ओके, तो ये हो गया पहली लाइन का पहला शब्द, पहला ये लाइन हमें देखने को मिली है। बहुत ही आसान होता है, ये लाइन हो गया। अभी ये बीच में जो है इसको हम ये कह सकते कि आगे जो है वो है अ स म स पुता न। अभी ये दो वर्ड हमें आसानी से समझ में आए, इसको भी हम यहाँ से डिलीट करते हैं। उसके बाद ये जो दो वर्ड इसका आसान है, ध्यान से देखो, बुधमितस
बुध रक्षितस्। ये दो इजी वर्ड है, दोनों आराम से समझ में आया आपको, इतना इजी है। बुद्धमितस् बुध रक्षितस्, यानी कि ये दो लाइन हमें यहाँ पर समझ में आया, बुद्धमितस् बुध रक्षितस्। उसके बाद क्या लिखा है, च बिगम। क्या च बिगम के बाद लास्ट कॉमन वर्ड है, जैसे कि आप कभी भी धम्मलिपि का ये शिलालेख पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड कॉमन देखने को मिलेंगे। अभी इसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। अब आप देख लीजिए, मैं आपको भारूकच्छगान, ये आज का गुजरात में जो भड़ोच नाम का व्यापारी बंदर आता है, उस समय में भारूकच्छगान यानी कि भारूकच्छ नाम का गुजरात में सबसे बड़ा व्यापारी केंद्र था। वहां से ढानू आते थे, यानी कि चिंचोली से लेकर ढानू आते थे, तो चिंचोली से लेकर ढानू, ढानू से लेकर सोपारा, तो ये व्यापारी ट्रेड जो था, तो इसको ये व्यापारी बंदर है। ये क्या है, व्यापारी बंदर है। उसके बाद लंकुड़ियान, लंकुड़ियान को हम कहते हैं जुड़वा, जुड़वा कहते हैं। उसके बाद भातुना यानी भाई। ध्यान से देखो, भारूकच्छगान व्यापारी बंदर है, लंकोड़ियान जुड़वा है, भातुना यानी भाई है। आससमस जो ये वर्ड है, आससमस, इसको अश्व शर्मा नाम दिया है, इसको अश्व शर्मा कहा जाता है। और पुताना यानी कि लड़के। अभी यहाँ पर ध्यान से देखिए, पुताना, एक लड़का होता तो यहाँ पे पुतस होता, दो है इसलिए पुताना, यानी कि अनेच वचनी है, इसके लिए उसको पुताना कहा गया है। उसके आगे है बुद्धमितस्, यानी कि बुद्धमित्र, दूसरा बुद्ध रक्षित, दूसरा बुद्ध रक्षित। च बिगम, यानी कि ये जो च बिगम आता है, इसको बिगम यानी कि बिगम यानी कि दो खुलिया। देय धम्म यानी कि धम्मदान। कितना आसान है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये आपको बताने की कोशिश की। अभी इसका ट्रांसलेट करना तो बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको कुछ और बड़ी मात्रा में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसा नहीं है। भड़ोच यानी कि भड़ोच शहर के ये व्यापारी है, भड़ोच शहर के व्यापारी अश्व शर्मा के जुड़वा, अश्व शर्मा के जुड़वा लड़के, क्या हो जाएगा, भड़ोच शहर के व्यापारी अश्व शर्मा के जुड़वा बच्चे। या इसे जुड़वा बच्चे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इसके दो लड़के हैं और वो जुड़वा है, लंकुड़ियान है, लंकुड़ियान इसको भाई भी कहा गया है, ये दो आपस में भाई है। तो जुड़वा लड़के, या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए, भड़ोच शहर के व्यापारी जुड़वा भाई, एक का नाम है बुद्ध रक्षित और बुद्ध मित्र। आप इसको दोनों एंगल से भी लिख सकते हैं, तो मैं जस्ट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से ट्रांसलेशंस आप कर सकते हैं, उसका एक लाइन मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो मैं अभी जस्ट आपको पूरे तरीके से ट्रांसलेट किस तरीके से किया जाता है ये आसान भाषा में समझाता हूँ। ये जस्ट मैंने आपको किस तरीके से इसका ट्रांसलेशन करने की आप कोशिश कर सकते हैं ये बताया। अभी मैं आपको सीधे साफ तौर पे बताता हूँ। भड़ोच शहर के व्यापारी जुड़वा भाई और अश्व शर्मा के लड़के, पहला है बुद्धमित्र और बुद्ध रक्षित,
बुद्धमित्र और बुद्धरक्षित, इन्होंने 2 खोलियों का धम्मदान दिया है। अभी इतने आसान तरीके से आप समझ पाए रहेंगे, होगे आपको समझ में आया रहेगा कि किस तरीके से ये ट्रांसलेशंस होता है। तो इसी तरीके से दोस्तों नई नई बातें हैं, नई नई जानकारी है, आपको समझने की कोशिश कर लीजिए। बस आपको ये जो धम्म लिपि है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि भड़ोच शहर के ये व्यापारी है, जुड़वा भाई भी है, अश्व शर्मा के लड़के हैं, और इन्होंने इस धम्म के लिए 2 खोलियों का दान दिया हुआ है। कितना महत्वपूर्ण कि उस समय हमारे जो लोग थे, ये भड़ोच आज का गुजरात शहर है, अभी इन्होंने गुजरात के लोग हैं और इन्होंने डोनेशन दिया है जुन्नर में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उस समय का जुन्नर ये व्यापारी ट्रेड सेंटर था, इसके लिए वो लोग यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर डोनेशन दिया हुआ है। तो ऐसी तरीके से दोस्तों ऐसे नए नए वीडियो है, नई नई इंफॉर्मेशन से आपको भी और जानकारी हासिल मिल पाएगी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको और भी देखनी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप वहाँ पर देखेंगे और जानेंगे भी। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप चाहोगे तो आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों ऐसे नई नई वीडियो के लिए, नई नई जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक शेयर भी कर लीजिए, ताकि इसकी जानकारी लोगों को मिलती रहेगी और लोगों को इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशंस देखने को मिल जाएंगे। तो ये था आज का सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख, जहाँ से हमें गुजरात से लेके जुन्नर तक का रिलेशन हमें पता चलता है, किस तरीके से लोग यहाँ पे धम्म का दान देते, तो इसकी हमें जानकारी देखने को मिलती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली जानकारी के लिए, तब तक आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।